नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल का अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग और आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। मुझे कुछ सुनाई आ रहा है क्या कि सर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ये चैप्टर आज पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और चैप्टर नहीं, इस सत्र की पूरी भूगोल खत्म हो जाएगी। जिस गोले की शुरुआत हमने करी थी उस गोले की पूरी भूगोल आज मैं खत्म कर दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं इस लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं। तो इस लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ना है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में पढ़ना है, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण के बारे में पढ़ना है, और फाइनली जो पर्यावरण हमने खराब करा है इसको कैसे रोकना है, कैसे ये पढ़ना है हमें। तो आइए आज एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार शानदार लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले जानते हैं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसकी बात हम लोगों को करनी है। आज हम हर जगह ये चीज देखते हैं, आईटी की बात होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, मोबाइल फोन की बात करते हैं, हम इंटरनेट की बात करते हैं। कुछ भी हो, ये सब कुछ किस में आ रहा है? आईटी इंडस्ट्री में आ रहा है। ये आईटी इंडस्ट्री में काफी बढ़ोतरी हुई है और जो बढ़ोतरी हुई वो सच में ही बहुत सराहनीय है, बहुत गजब की बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर के टेलीविजन तक, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। आप इसमें ज्यादा बड़ा ना लिख पाए, इतने नाम याद नहीं कर पाए, तो भी आप ये भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर से लेकर के कंप्यूटर तक, कैलकुलेटर से लेकर के कंप्यूटर तक क्या है, सब कुछ इसी में आ रहा है। सब कुछ हमें इसी में ही देखने को मिल रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। तो बेंगलुरु, ये रहा, देखो ये कर्नाटक का मैंने आपको दिखाया और कर्नाटक में ये क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक राजधानी मुंबई है, जैसे कि हमारी जो विधायिका राजधानी है, विधेयक राजधानी वो दिल्ली है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक राजधानी हमारी बेंगलुरु है। ये इसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्यों कहा गया? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी से इसलिए कहा गया है क्योंकि जितनी आपको आईटी की इंडस्ट्री देखने को बेंगलोर में मिलेगी ना, वहां कहीं दूसरी जगह नहीं देखने को मिलेगी। 46 सॉफ्टवेयर पार्क्स यहां पे स्थापित करने की बात करेगी। सॉफ्टवेयर पार्क्स का कहने का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर पार्क्स का मतलब यह है कि पूरा एक ऐसा एरिया, पूरी एक ऐसी जगह जहां पे पूर्ण रूप से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ही फैक्ट्रियां होंगी, उनके रिगार्डिंग इंडस्ट्री होगी, उनके रिगार्डिंग ही काम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है? बेंगलुरु बन चुका है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिलिकॉन कहां पर है? अमेरिका में है। वो बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पर पूरा आईटी का ही काम चलता है। उसी प्रकार से बेंगलोर हमारे लिए क्या है? सिलिकॉन बन रहा है। तो बेंगलोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बेंगलुरु का कि इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ भी है। अब पर ऐसा तो है नहीं कि हम एक के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, हमें और भी एक्सपांशन करना है, हमें और भी बढ़ाना है। तो इसलिए क्या है, बाकी जो दूसरी जगह ना, वहां पे भी आईटी इंडस्ट्री का हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां पर भी हम उन चीजों का विकास कर रहे हैं जो कि बेंगलोर में हो चुका है। जैसे कि बात हुई मुंबई की, दिल्ली की, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ में। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में। सर्वाधिक संकेंद्रण मतलब सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं कुछ देखने को मिलेगा, आईटी सेल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा अगर कहीं कुछ देखने को मिलेगा तो वो बेंगलोर में है, नोएडा में है, मुंबई में है, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। सभी यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास होता जा रहा है और यही कारण बना कि हमारे भारत में यह सफल भी हुआ है। अब थोड़ी सी बात हट करके करते हैं, हट करके ये बात करनी है कि एक तो रोजगार में है ना, रोजगार में बहुत अच्छी स्थिति रही है, काफी रोजगार ये उपलब्ध करा रहा है। जिनको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है वो बेंगलोर जाते हैं और उन्हें उन कंपनीज में, आईटी कंपनीज में एक अच्छी जॉब मिल जाती है। और 30% तक की जो है इसमें कम से कम वुमेन्स वर्क कर रही है। ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल का भी मुद्दा है कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की जब हम लोग बात करते हैं, वो भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी से निकल करके आता है। और सूचना प्रौद्योगिकी हो या कोई बाकी दूसरे उद्योग की जब हम लोग बात करते हैं, विशेष करके इसकी तो बात करूं तो पिछले 15-20 सालों में ही इसमें क्या है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। 20-25 सालों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेष करके हम थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि जब से एलपीजी की पॉलिसी आई, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई, हम बाहर से टेक्नोलॉजी मंगाने लगे, हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो उसके बाद ये जो इसका काफी विकास हुआ है और जो कि इसका विकास होना सच में एक बहुत बेहतरीन ही बात है।
अब आते हैं औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण ये निम्नीकरण। अब देखो, अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ा है, अच्छी बातें पढ़ी है। देखो, उद्योग लगाओगे तो इतना विकास होगा, उद्योग क्या है, रीढ़ की हड्डी है, उद्योग ये उद्योग वो, मतलब सब कुछ अभी तक जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है। पर हम लोग हमारे जीवन में ये बात जानते हैं कि हर चीज में अच्छाई बुराई दोनों होती है, हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है, हर व्यवस्था में अच्छाई बुराई दोनों होती है, और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं, हेड एंड टेल। तो उसी प्रकार से जब हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, इंडस्ट्री ने, उद्योगों ने हमें बहुत बड़ा फायदा दिया है, हमारा आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, रोजगार देने में एक बहुत बड़ा योगदान है, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है, विकासशील से विकसित की ओर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है। परंतु इसके कुछ ऐसे नुकसान हैं जो पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, और वो पर्यावरण के नुकसान हमारे जीवन को, पशुओं के जीवन को, जानवरों के जीवन को, हर किसी को क्या है, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है, तो वो उपाय भी जानेंगे, उपाय भी आज ही इसी लेक्चर में जानेंगे। और सिर्फ हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमें विकास करना है, हमें आर्थिक विकास भी करना है, हमें सामाजिक विकास भी करना है, पर वो विकास कैसा होना चाहिए, वो विकास होना चाहिए सतत पोषणीय विकास होना चाहिए। ये बात मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा, बार बार मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, सतत पोषणीय विकास जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। आप उद्योग लगाइए साहब, बिल्कुल लगाइए, पर पर्यावरण को हानि नहीं होनी चाहिए। एनवायरमेंट को हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई कहीं से कहीं ना करिए। अगर उद्योगों से बहुत बेकार गैस निकल रही है, तो आप उद्योगों के पास में कानून बना दो कि सारी तरफ पेड़ पौधे होने चाहिए, ये कानून बनने चाहिए। जो वेस्ट निकल रहा है, जो वेस्ट पानी में जा रहा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, वो कानून बनना चाहिए। पर फिर वही बात आएगी राजनीति विज्ञान की कि हर चीज कानून नहीं कर सकती, कुछ चीजें हमें भी समझनी होगी। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हर चीज, हर दोष सरकारों पे मत डालो, कुछ दोष हमारे भी तो हैं, कुछ दोष हमारे भी तो हैं। जो फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं उनको ऐसा काम करना चाहिए कि वे चारों तरफ सराउंडिंग में क्या होंगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे, जिससे कि वो खराब गैस को एब्जॉर्ब कर सके, जिससे कि हमारा जो वातावरण का, पर्यावरण का जो संतुलन है वो ना बिगड़े। ये काम बिल्कुल होना चाहिए। जो अंडरग्राउंड, जो भूमिगत पानी है, वो जो इस्तेमाल कर रहे उसको एक लिमिट के बाद कंट्रोल लगना चाहिए, होना चाहिए ना। ये होगा, धीरे धीरे होगा, ये सुधार आएंगे। और इस सुधार कौन लेकर के आएंगे, आप लोग लेकर के आएंगे, क्योंकि आप लोग कौन हैं, आप है देश का भविष्य। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, 4 प्रकार का प्रदूषण उसके लिए जिम्मेदार है। कौन? उद्योग। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत ग्रह भी सम्मिलित है, और जो ताप विद्युत ग्रह है वो भी इसमें सम्मिलित है, जिससे कि हमारी पृथ्वी विद्युत जो बिजली है, ग्रह हम वो बनाने, तो वो भी। पहले शुरुआत करेंगे वायु प्रदूषण से। ये देखो भैया, आप ये देखो, एक उद्योग देखो, इस उद्योग में से देखो कितनी धुआं निकल रही, कितनी धुआं निकल रही। ये धुआं कोई नॉर्मल थोड़ी है, नॉर्मल धुआं थोड़ी, अलग अलग प्रकार की गैसेज है। वो गैसेज हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, हमारे शरीर को खराब करती है, पशु जो वहां पर आसपास में उन्हें खराब करती है, जो पेड़ पौधे हैं उन पे इफेक्ट डालती है। तो ये मामूली गैस नहीं है, हल्के में मत लो इनको। वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में अनचाही गैस हो, अनचाही गैस हो। कौन सी गैस? अनचाही गैस, जिसे हम लोग नहीं चाहते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहते हैं। और मैं सच कहूं, हम तो इतने मतलबी हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ हमारा भला चाहते हैं, हम हमारा भला चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी पीढ़ियां भी जीवन जिएगी साहब, हम भूल जाते हैं। अगर हमें पानी मिल गया तो बेस्ट है, बाकी आने वालों को मिले या ना मिले हमें मतलब नहीं। मुझे पानी मिल रहा है, मेरे पड़ोसियों को मिले या ना मिले मुझे मतलब नहीं। मुझे पानी मिल गया तो मैं तो बिल्कुल उसको पूरा खराब करके जाऊंगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमसे मतलब हो रहा है। तो अनचाही जो गैस है ना, जो खराब गैस है, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, उन गैसों का जब अनुपात क्या होता है, बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, तो उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वायु प्रदूषण का कारण बनती है। जब अधिक अनुपात में जिन गैसों को हम नहीं चाहते हैं, या दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि जो गैस खराब होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, वो वायु प्रदूषण का कारण बनती है। कण होते हैं जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। देखो, डस्ट, स्प्रे, फॉग और मिस्ट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, आप जैसे कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के छोटे छोटे क्या है, कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स है। जब आप फैक्ट्री में कुछ काम कर रहे हैं या कुछ है, तो वो
जब क्या होगा, हवा चलेगी उसके साथ उड़ करके वो थोड़ा ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिट्टी के बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, कभी है ना आप बिल्कुल आप रूम को भी बंद कर करके देखिएगा, रूम को भी बंद करके आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे। और एक जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं, इन्वायरमेंट में भी होते ही हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे कि आप लोगों ने साइंस में ये भी पढ़ रखा होगा कि हमारे जो नोज है इनमें जो बाल है वो क्यों होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि बिकॉज जो डस्ट पार्टिकल्स से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे साथ वो डस्ट पार्टिकल्स भी जाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो धूल के छोटे छोटे कण हैं वो मौजूद होंगे। और इसके अलावा मैंने आपको ये बात बताई कि जब पानी गर्म होता है, वाष्पीकृत होता है, तो वो जो ऊपर उठता है वो जो गैस है, तो जो धूल के कणों के साथ ही उसी का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता जाता है और वो बादल में परिवर्तित हो जाता है। तो धूल के कण है, धूल के कण स्प्रे आप समझते हैं, कुहासा और धुआं, कुहासा धुआं आपने बहुत सी बार सुना, कोहरा हो रहा है बाहर, कोहरा क्या है, बिल्कुल घने बादल छा जाना, बिल्कुल ऐसे धुंध जिसे हम कहते हैं ना वो हो जाना। वो क्या है, क्या है, वो गैसों का ही तो मिक्सचर हो रहा है, वो धूल है, उन्हीं के ऊपर गैस जा जाकर के वो सेट होती जा रही है। तो यह क्या है, ये भी एक तरीके का वायु प्रदूषण हो जाता है, जो कण है, जो धूल के कण है, उनसे अलग अलग प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो, अब मान लो कि सर चलो मानते हैं कि उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है, कौन कौन से उद्योग ऐसे हैं, विशेष करके रसायन में कागज वाला उद्योग, जो केमिकल है वो, ईंट के भट्टे, भैया ईंट के भट्टे से तो आप देखो कितनी धुआं निकलती है, तेल शोधनशालाएं जहां ऑयल रिफाइनरीज है वो, प्रगलन उद्योग जैसे कि हमने एल्यूमिनियम प्रगलन के बारे में पढ़ा था, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं, और जो कारखाने जो प्रदूषण नियम बने हुए हैं उनका क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, वॉयलेट कर देते हैं। अरे बनावे के छोटे छोटे सरकार का कोई काम नहीं। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि अगर मैं अधिकारी हूं, मैं गया, अरे साहब आपके यहाँ से धुआं निकल रही है, अरे आइए सर आइए, मुझे चाय पानी पिलाएंगे, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत पैसा देकर भेज देंगे, ठीक है, उठने दो धुआं, क्या जा रहा है मेरा। तो ये चीज गलत है। तो अब ये क्या है, नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। अब नियम, ये नियम है क्या भैया, ये नियम कानूनी तो है, नियम कानूनी तो है, तो फिर वो कानून का क्या है, कानून तो मान ही नहीं रहे, गलत बात है ये। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। अब जो जहरीली गैसों का रिसाव होता है, मतलब जो वो बाहर निकलती है, बहुत भयानक होता है, बहुत डेंजरस होता है, और दूरगामी प्रभाव, दूरगामी प्रभाव का मतलब क्या, बहुत लंबे समय तक आगे तक क्या है उसका प्रभाव हमारे ऊपर डाल सकती है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो जो वायु प्रदूषण होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर, मानव के स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, इमारतों पर, सब पर क्या है, बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दुष्प्रभाव कहते हैं। अब आते हैं जल प्रदूषण की तरफ। तो वायु प्रदूषण हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से होता है। अब आते हैं जल प्रदूषण की तरफ। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों, ठीक है, कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, अपशिष्ट मतलब जो बेकार पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ है, जैसे कि क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताऊं कि जहां पे शुगर मिल है, चीनी का उद्योग है, वहां पर जैसे गन्ने के बहुत बड़ा बड़ा वो गन्ने आते हैं, फिर उनका रस निकाल लिया जाता है। खोई हमने बात पढ़ी थी ना, खोई की जो बेकार होती है, अब वो खोई है, मान लो वो खोई पानी में डाल दी, डाल दो बेकार, डाल दो बेकार है, वो डाल दी, तो अब उससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। तो कार्बनिक अकार्बनिक अपशिष्ट जो भी पदार्थ होंगे, जो बेकार होंगे, जो उनके काम नहीं आ रहे, वो क्या है, पानी में छोड़ दिए जाते हैं, तो उससे क्या है, जल प्रदूषण होता है। नदी में छोड़ दिया जाएगा, तालाब में छोड़ दिया जाएगा। आप हमारे देख लो ना, हमारे घर में कुछ होता है, यार चलो क्या है, कुछ काम नहीं आ रहा, चलो पानी में डाल करके आ जाए, तो ये गलत है ना, उससे क्या है, पानी हमारा खराब होता है। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां स्लेग है। देखो, अब फ्लाई ऐश क्या होता है, जो राख उड़ करके जाती है, जो राख होती है, राख में कणी तो है, वो राख उड़ करके जाएगी, ठीक है, वो है, और उसको राख को भी हम लोग क्या अगर पानी में डाल देंगे तो वो उसका मुख्य कारण होगी। जिप्सम जो होता है, फोस्फोजिप्सम, वो है, और लोहा इस्पात की जो अशुद्धियां होती है, जो इंप्योरिटीज है, जो खराब है, जो हमने उसको उतारा है, उसको सही करा है, उसको जब रिफाइन करा था, हमने पढ़ा ना लोहा इस्पात का बनाने का पूरा जो प्रोसेस है, जो खराब चीज रह गई वो फिर हम लोग जब पानी में डाल देते हैं तो वो कारण है। ये देखिए किस प्रकार से एक तालाब पूरा गंदा हो रखा है, और इसके पास में यहाँ पे एक फैक्ट्री भी मैंने दिखाई है। फिर आते हैं तापीय प्रदूषण पे, थर्मल पॉल्यूशन जिसे हम लोग कहेंगे। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। देखो, अब तापीय प्रदूषण में क्या है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या एक उद्योग है, अब जो भी उद्योग में काम हुआ है, बिल्कुल उसमें जो पानी का इस्तेमाल हुआ है, अब वो पानी गर्म हो गया होगा, हीट हो गई होगी, अब उस पानी को बिना ठंडा करे ही क्या है, डाल दिया गया, पानी में बहा दिया गया। तो अब जो पानी में बहा दिया गया उससे क्या हुआ, वो जो पानी है वो पूरे तालाब का जो सिस्टम है,
जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो पूरा का पूरा खराब हो गया। वो गर्म पानी है तो क्या उससे मछली सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। पूरे तालाब को गर्म कर दिया, मछली सरवाइव कर पाएगी? वहां पर अगर कोई लोग पानी उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या वो उनके लिए सही रहेगा? और वो पानी सिर्फ और वो पानी नहीं है, उसमें कुछ गैसेस भी होंगी, कुछ वेस्ट भी होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ हम लोग बोल रहे हैं, वो सारा का सारा मतलब हमने क्या है, खराब कर दिया। फिर हम लोग पूछते हैं कि हमारे इतनी बीमारियां कैसे हो रही है? अरे तो बीमारियां होंगी नहीं क्या? इसके बहुत बहुत बेकार प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। जो अगर कोई ऐसी औरत उसका इस्तेमाल कर रही है तो उनकी जो गर्भवती है तो उनका जो बच्चा जन्म लेगा उनके डिफेक्ट आ सकता है, उनके समस्या आ सकती है। पर हम लोग, मैंने कहने क्या कहा कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमारा बेहतर होना चाहिए, बाकी किसी का हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। देखो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की हम लोगों ने बात करी कि भैया जहां पे परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी के जो प्लांट है उनमें अपशिष्ट जो निकलता है वो परमाणु शस्त्र, जहां पे एटॉमिक वेपन्स जहां पर हम बनाते हैं, उन उत्पादन कारखानों में से क्या है, कैंसर, भैया कैंसर हो जाता है लोगों को। जन्मजात विकार का मतलब क्या है? आपने जन्म लिया, आपके हाथ सही से नहीं है, आपका पैर सही से नहीं है, या कभी और कोई प्रॉब्लम होगी, तो जब आप जन्म लोगे तब परेशानी आएगी। और अकाल प्रसव जैसी बीमारी। अकाल प्रसव क्या होता है? अकाल प्रसव का मतलब है मिसकैरेज होना। मिसकैरेज क्या होता है? जब महिला गर्भवती होती है ना, वो गर्भवती होती है परंतु उसके गर्भ में बच्चा टिक नहीं पाता है, ठीक है, 2 महीने में, 3 महीने में वो डेड हो जाता है या वो टिक नहीं पाता, गर्भ में नहीं रह पाता। तो अकाल प्रसव जैसी भी बीमारियां हो जाती, जो कि एक बहुत दुखद है। और एक माँ के लिए उससे ज्यादा दुख की क्या बात होगी, वो अपने बच्चों को खो दे। तो ये बहुत दुखद बात है कि आप सोचिए कितना नुकसान हो रहा है। और जब एक बच्चा जन्म ले रहा है, उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, उसके हाथ में प्रॉब्लम हो, पैर में प्रॉब्लम हो, क्या बीतती होगी उन माता पिताओं पे? तो ये दुख की बात है। और हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ अस, हमारे कारण नहीं हो रहा ना। हम लोग इस चीज की भी डिमांड करते हैं, हम उस चीज की भी डिमांड करते हैं, फिर फैक्ट्री वाले किसी भी नियम कानून कायदे का ध्यान नहीं रखते। तो अगर आप कभी किसी ऐसी पोस्ट पर होते हैं कि आप कुछ बदलाव कर सके तो प्लीज जरूर करिए इन चीजों में। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। देखो, मृदा, सोइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, ये दोनों एक साथ इनका रिलेशन है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक भाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाते हैं। देखो, अब क्या है, कोई भी मलबे का ढेर, चाहे उसमें कांच भी हो सकता है, हानिकारक रसायन जो बहुत बहुत बेकार केमिकल है वो भी हो सकते हैं, औद्योगिक भाव का मतलब क्या, जो भी हमने औद्योगिक का कोई भी वेस्ट निकला उसको बहा दिया, वो है। पैकिंग, कोई पैकिंग करने वाला सामान है वो। लवण, कूड़ा करकट, जो कुछ भी है वो हमने सब कुछ बहा दिया। जब हमने डाल दिया, ये देखो हमने डाल दिया यहाँ पे कचरा, तो उससे क्या है, मृदा क्या होती है, अनुपजाऊ होती है, मृदा खराब होती है। अब देखो मेरी बात सुनो, कि जैसे मान लो अगर अपन यहाँ पे खड्डा खोद दे, अपन एक खड्डा खोद देते हैं और उसमें सारा कचरा डाल दे, अपन एक खड्डा खोद दे और उसमें सारा कचरा डाल दे, तो क्या वो चीज सही होगी? ये चीज आप सोचिए, लास्ट तक सोचिए, फिर लास्ट में तो आज मुझे बता करके जाना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट लेक्चर है इस भूगोल का। तो अगर हम सारा कचरा मिट्टी में डाल देते हैं तो क्या वो सही होगा? क्या उचित होगा? क्या उसके कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे? और दुष्परिणाम होंगे तो वो क्या क्या होंगे? वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। देखो, अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे कूड़ा कंक्रीट डाल दिया, चलो अब इस बात का भी मैं आपको जवाब दे ही देता हूँ, ठीक है, लास्ट तक आपको वेट नहीं कराऊंगा। जैसे कि अब आपने जमीन पे क्या करा, कूड़ा कंक्रीट जो भी डालना था वो डाल दिया, और एक दिमाग चलो हम लोगों ने ये भी लगाया कि हम जमीन का खड्डा खोद करके उसमें डाल देते हैं। बट होगा क्या, जब यहाँ पे वर्षा होगी, क्या होगी, वर्षा होगी, रिमझिम बरसा पानी 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 पानी, तो ये जब वर्षा यहाँ पर होगी तो वर्षा होने से क्या होगा, धीरे धीरे ये जो कचरा है, ये कंक्रीट है, ये जो कांच, ये जो रसायन, ये सब कुछ ये धीरे धीरे क्या होगा, जो भूमिगत जल है हमारा, जो जमीन के नीचे है, उसको भी क्या है, खराब करते जाएंगे। क्योंकि वो रसायन, वो कचरा, वो उसके साथ बहता हुआ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये जमीन है, हमने यहाँ पे कुछ कचरा डाल दिया या और कर दिया, रसायन डाले हैं, केमिकल्स डाले हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अब वो क्या होगा, जब बारिश होगी तो वो बारिश के साथ बहते बहते नीचे आएंगे, और नीचे हमारे भूमिगत में जो जल है, जो पानी है, वो भी क्या होगा, कंटेनमेंट होगा, वो भी बेकार होता जाएगा, वो भी प्रदूषित होता जाएगा, कि जो कि हम इसको क्या है फिर आगे इस्तेमाल करते हैं। किसान इस्तेमाल करता है, बोरिंग खुदवा करके, बोरवेल लगवा करके,
खुदवाते हैं, तो उससे क्या है, फिर वो पानी इस्तेमाल करेंगे खेती में, और खेती में जब इस्तेमाल करेंगे फिर वो सामान कौन खाएगा, हम लोग खाएंगे, तो नुकसान तो हमें होगा ही ना। तो हमें सीधा सीधा अच्छा सा तरीका ये है कि हमें वेस्ट कम से कम करें और उसको सही जगह इस्तेमाल हम करना चाहिए। फिर आते हैं ध्वनि प्रदूषण पे। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन स्वर्ण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। ये तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आप लोगों के लिए शब्द आए है ना। इतना तो मतलब बोले सर हमने तो कोई सुने नहीं हिंदी के शुद्ध शब्द, कोई बात नहीं हम बता देते हैं। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता, खिन्नता का मतलब होता है इरिटेशन, परेशानी होती है। सिर्फ हमें परेशानी नहीं होगी ध्वनि प्रदूषण से, खिन्नता और उत्तेजना, उत्तेजना का मतलब क्या, गुस्सा होता है, अरे और देखो कितनी जोर जोर से बजा रहा है, कितनी तेज तेज बजा रहा है, और हमारे खुद के बजते जब तो बल्ले 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 ऐसे हम डांस कर लेते हैं। पर जो अगर और कोई, अरे और देखो कितनी जोर से बजा रहा है, और जैसे वो डीजे चलते हैं, वो पिकअप वाले डीजे चलते हैं, सच में यार, जैसे जब घर के सामने से वो कहीं बारात वारात निकलती है ना और वो लेकर के आते हैं, वो ऐसा घर ऐसे कंपन करने लग जाता है एक बार तो, बहुत मतलब सच में आप सोचो क्या इफेक्ट उनका कानों पर हो रहा होगा, ताजुब की बात है। ये तो नॉर्मल बात है, चलो आपको इरिटेशन, आप परेशान हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं। उसके अलावा श्रवण अक्षमता, श्रवण अक्षमता का मतलब क्या है, जो सुनने की क्षमता होती है वो भी आपकी कमजोर होती है। हृदय गति, आपकी जो हार्ट बीट्स है ना वो तेज हो जाएगी, वो बढ़ते जाएगी। रक्तचाप, आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर देगा। अन्य कायिक व्यथाएं, अन्य कायिक व्यथाएं जो हमारी काया है उसको और व्यथाएं और समस्याएं भी हो सकती है। अनचाही ध्वनि, जो ध्वनि हमें नहीं सुननी वो, उत्तेजना जो गुस्सा हमें आता है, और मानसिक चिंता का स्रोत होता है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है रात के 10 बजे बाद किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए किसी के घर में, कि कोई भी चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, कोई डीजे कोई साउंड वो नहीं बजना चाहिए। पर बजते ही है ना, बजते ही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होती नहीं है, लोग बजा रहे हैं चला रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, और यह आदेश भी आर्टिकल 21 के तहत सरकार ने दे रखा है, जिसमें कि जीवन का अधिकार हमें मिला हुआ है। उसमें कह रखा है कि एक सुकून की नींद मिलना भी, यह भी जीवन का अधिकार है, और इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को प्रोवाइड कराए, और रात के 10 बजे बाद किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण वर्जित है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, अब आप इंडस्ट्रीज में देखोगे तो मशीनें चलती रहती है तो उसकी आवाज होती है। निर्माण कार्य आप देखोगे, मेरे भी पड़ोस में चल रहा है, तो वो सारे दिन धम 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 धम, कभी उसको तोड़ते हैं, कभी उसको उठाते हैं, कभी पत्थरों को पटकते हैं, पता नहीं क्या क्या, तो सारे दिन उसकी भी नॉइज पोल्यूशन होता रहता है। कारखानों के उपकरण, अब फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं, अलग अलग प्रकार की मशीनें होती है, वो आवाज करती है। जनरेटर कितनी आवाज करता है। लकड़ी चीरने के जो कारखाने वो सारे दिन ऐसे कटता रहता है, तो उसकी भी आवाज होती है। गैस यांत्रिक है, गैस की कोई मशीन रहे वो है। विद्युत ड्रिल, ड्रिल आप लोगों ने देखी कि ऐसे वो चलता तो ढन, और जो कभी अगर आप उसको पकड़ के चलाओगे ना तो ऐसे जिनके कंधे कमजोर होते हैं लाइक मी, मेरे जैसे, तो वो ऐसे एक बार तो हाथ कंपन कर जाता है पूरा, ड्रिल, तो ऐसे ये सब भी बहुत आवाज करते हैं। और ये आप मार्केट में देख सकते हो किस प्रकार से स्पीकर लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन तो होता ही है। अब आते हैं पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। अभी तक हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी, अब सॉल्यूशन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, मैंने पहला लेक्चर जब लिया था तब मैंने यही बोला था कि जो समस्या है ना उनके समाधान सामाजिक विज्ञान में मिलेंगे। ठीक है, जो कुछ आप सोचते हैं कि यार ये समस्या हमारे समाज में है, ये परेशानी हमें देखने को मिलती है, तो उनकी अगर समस्याएं आप देख रहे हैं समाज में ना, तो समाधान भी सामाजिक विज्ञान में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो रोकथाम के लिए जानते हैं, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। मतलब अगर 1 लीटर अपशिष्ट, 1 लीटर कोई खराब वस्तु आप निकाल रहे हैं कारखानों से, तो उससे 8 लीटर पानी क्या है, खराब हो जाता है। कितना? 8 लीटर पानी खराब हो जाता है। तो कितनी बहुत बड़ी बात है। हम जल संरक्षण में हम लोग ये बात पढ़ते हुए आए हैं कि पानी हमारे पास कितना परसेंट है, 71% है। इस 71% को अगर 71% को हम 100% माने, इस 100% में से 97% लवणीय है और 3% हमारे पास फ्रेश वाटर या शुद्ध पानी है। अब बोलोगे सर 3% तो कम है, ये कम नहीं है, बहुत है मालिए, परंतु इसका अतिशोषण, इसका दुरुपयोग और इसको खराब करने की जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों ने ले रखी।
हम इसको खराब करते हैं, अति शोषण करते हैं, इसलिए हमारे पास कम पड़ रहा है। अब सोचो अगर 1-1 लीटर वेस्ट वहां से निकल रहा है तो 8-8 गुना जल, 8 लीटर क्या है जल है वो खराब हो रहा है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ नियम हैं। तो अब जो औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है उससे कैसे बचाया जा सकता है स्वच्छ जल को, और किस प्रकार से पर्यावरण को हम सुरक्षित कर सकते हैं, कुछ सुझाव है। मानो तो इच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, और नहीं मानो तो आपकी मर्जी। पहला, विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पूर्ण चक्रण द्वारा पूर्ण उपयोग। देखो सबसे पहले तो विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग, जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है, जितनी भी प्रोसेस हो रही है, उसमें क्या हो, न्यूनतम उपयोग हो, कम से कम उपयोग हम क्या करें, जल का करें, कम से कम जल का उपयोग करें। या ये बात चलो आपने जल का उपयोग भी कर लिया, कोई बात नहीं, उसके बाद जल का 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर, 2 या 2 से ज्यादा बार आप लोग क्या करो, अवस्थाओं में पूर्ण चक्रण करो। मतलब पहले इस्तेमाल कर लिया उस पानी को, फिर वापस आप उससे इस्तेमाल करो, फिर वापस उसे इस्तेमाल करो, फिर वो खराब हो जाए फिर उसे फेंक दो। एटलीस्ट 2-3 बार पूर्ण चक्रण रिसाइकेबल कर करके उसे हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला तो काम ही है। दूसरा, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। हमें क्या करना चाहिए, वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। हर फैक्ट्री क्या करे, अपने पास में टैंक बनवा ले, कोई छोटा मोटा कुछ ऐसा क्रिएट कर ले जिससे क्या हो, जो वर्षा का पानी है वो जो आ रहा है वो हम इकट्ठा कर सके। और फिर फैक्ट्रियों में तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना यार, हम फैक्ट्रियों में तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जल संरक्षण वाले चैप्टर में पढ़ा है कि हम घरों में उन पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फैक्ट्रियों में तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए। और नदियों में जो हम लोग, तालाबों में जो गर्म जल भेज रहे हैं उसका क्या है, पहले शोधन करना चाहिए, मतलब उससे पहले रिफाइन करना चाहिए। उसको गर्म का गर्म मत भेज दो। अब उसे ठंडा करे सर, ठंडा कैसे करे, सारा का पानी ला करके फ्रिज में रख दो कि रख दो, 100 दिन ठंडा होने दो फिर डालेंगे, नहीं भैया नहीं, रुक जाओ, कुछ प्रोसेस होते हैं। अब वो प्रोसेस क्या होते हैं वो भी जानो। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। जो अब औद्योगिक अपशिष्ट है, जो बेकार माल है, जो खराब चीजें थी, उसका शोधन, उसको रिफाइन 3 प्रोसेस में कर सकते हैं। पहला है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। देखो 3 शोधन होंगे, प्राथमिक शोधन, द्वितीयक शोधन और तृतीयक शोधन। पहले प्राथमिक शोधन कौन सा है, यांत्रिक साधनों द्वारा, यांत्रिक मशीनरी है उनके द्वारा। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई। अब सबसे पहले क्या करो, आप छटाई कर लो, भाई ये सामान है ना, ये खराब है, तो इसको अलग कर दो, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, फिर उन सामानों को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर दो। ढकना तथा छलछट जमाओ आदि सम्मिलित है, फिर उनको ढक दो, तलछट जमने मत दो। ये सारे काम है ना, ये पहले में आ जाएंगे, ये प्राथमिक शोधन है जो कि आपको मशीनरी से करना है। फिर दूसरा है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपके जो गर्म पानी है, जो वेस्ट है, उसमें किसी प्रकार का आप केमिकल डाल दो, केमिकल डाल दो ना किसी प्रकार का, जिससे कि वो वेस्ट जो हो रहा है वो वेस्ट क्या है, कम हो जाए, या वो पानी शुद्ध हो जाए। वो तो ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं, तो फिर उससे सेकेंड हमारे रिफाइन हो जाएगा। तीसरा है चाहे जैविक से करो, चाहे रासायन से करो या भौतिक से करो, किसी भी प्रक्रिया से करो, तृतीयक होना चाहिए। इसमें अपशिष्ट जल को पूर्ण चक्रण द्वारा पूर्ण प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। और इसमें जो अपशिष्ट जल है, जो खराब जल है, उसको पूर्ण चक्रण रिसाइकेबल कर करके वापस हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पहले आप उसकी छटाई कर लो, कैसे भी अलग कर लो उसे, फिर उसमें अगर आप पानी में कोई जैविक कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस उसमें करना चाहते हो वो कर सकते हो, फिर जैविक, रासायनिक, भौतिक किसी भी प्रकार से आप उसे बदल सकते हैं। जहां भूमिगत जल का स्तर कम है, अब जहां पे देखो भूमिगत जल का स्तर कम है, वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। अब जैसे मान लो भैया यहां पर फैक्ट्री है और यहां का जो स्तर है भूमिगत का, जो अंदर वाटर है, जो जमीन के अंदर पानी है, उसका स्तर क्या है, बहुत ज्यादा गिर चुका है, बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो सरकार को उस पर क्या है, कानूनी प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि भैया इस क्षेत्र के आसपास में जितनी भी फैक्ट्रियां, जितनी भी उद्योग है या कोई भी लोग रहते हैं, वो भूमिगत जल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो भूमिगत जल का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, कानून कुछ हद तक तो रोक लगाएगा। भाई 10 फैक्ट्रियां तो 3 के मन में तो डर बैठेगा कि नहीं यार सरकार का आदेश है, और स्ट्रिक्टली फॉलो करवाओ, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाओ तो ही सुधार आएगा। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होने चाहिए। देखो अब इसमें क्या बोला है,
वायु प्रदूषण के लिए हम लोग क्या करें, कारखानों में ऊंची ऊंची चिमनियां लगा दे। क्या लगाते हैं? चिमनियां। आप लोगों ने देखी होगी, हम हमारे घरों में भी लगाते हैं, तो उसे ऊंची ऊंची चिमनियां हमें लगा देनी चाहिए। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण लगा देना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण क्या होता है कि यहाँ बीच में से क्या होगा, इलेक्ट्रिक के थ्रू क्या होगा, जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स वहीं अटैच जाएंगे और जो गैस है ना सिर्फ वही निकल जाएगी। तो वो पार्टिकल्स ऊपर नहीं जाएंगे तो कुहासा धुआं वो नहीं होगा, ठीक है। और गैसीय प्रदूषक, गैस का भी हम इस्तेमाल कर करके यहाँ रोक सकते हैं उस चीजों को। इनसे हम पृथक कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, गैस निकल जाए और जो डस्ट पार्टिकल्स है ना वो वहीं के वहीं रुक जाए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। हम कारखानों में कोयले का प्रयोग ना करें, तेल का व गैस का प्रयोग करें, तो उससे क्या है, धुआं है ना वो कम हो जाएगा। जो धुआं का निष्कासन होता है वो बिल्कुल क्या है, वो बहुत बहुत हद तक कम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहले जो रेलगाड़ियां थी उनमें भी पहले क्या है, कोयले से वो रेलगाड़ियां चलती थी। जब वो कोयले से होते तो बिल्कुल आप देखते हो धुआं फूकती हुई जाती थी, ठीक है। और जो ड्राइवर है ना, वो ड्राइवर वैसे कोयले डालते थे, फिर चलती थी, फिर डालते थे, फिर चलती थी। तो जब आप उन्हें देखते थे ना तो बिल्कुल ऐसे बुरी स्थिति हो जाती थी। अब क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये बदलाव आया, डीजल की चलने लगी। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, हम इलेक्ट्रिक वाले में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक में आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमारे पास सुविधाएं हो जाएंगी। तो उसी प्रकार से कोयले की जगह में तेल और गैस का प्रयोग करना चाहिए। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटर में साइलेंसर लगाया जा सकता है। मशीनों और उपकरणों का हम इस्तेमाल करें और साइलेंसर हम जनरेटर पर लगा दें जिससे कि वो साइलेंट हो जाए, उनकी आवाज उतनी ना गूंजे जिससे कि वो ध्वनि प्रदूषण होता है। ये जनरेटर का एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। और हमें ऐसी मशीनरी निकालनी जो ऊर्जा सक्षम हो, ठीक है ना, इफिशिएंट हो, उसमें इतनी एनर्जी हो और कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि प्रदूषण हो जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। और जो ध्वनि अवशोषित करते, जो ध्वनि निकल रही है बाहर, उससे जो हमारे कानों को प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी, ज्यादा प्रॉब्लम जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं। तो उनको शोर नियंत्रण उपकरण मतलब कानों पे कुछ ऐसा लगा ले, ऐसे कुछ उपकरण लगा ले जिससे कि उनकी जो आवाज है वो कम उनके कानों में जाए और कम कानों को इफेक्ट करे। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। फिर वही बात आ गई कि सतत पोषणीय विकास के लिए जरूरी है कि हम पर्यावरणीय संचेतना की बात करें और हमें मतलब पर्यावरण की भी चिंता करनी। देखो अब वापस एक सवाल यही आता है कि पर्यावरण भी संभालना है और आर्थिक विकास भी करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर्थिक विकास करना भी हमारा जरूरी है। अब ऐसा मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण की चिंता करते रहे और हम आर्थिक विकास करें ही नहीं। हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना ही है, पर उसके साथ साथ पर्यावरण को भी संभालना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फैक्ट्री लगाओ ना, किसने मना करा है, फैक्ट्री लगाओ, किसने मना करा। पर भैया जैसे कि मान लो ये फैक्ट्री का एरिया है, ये फैक्ट्री, इतने एरिया में फैक्ट्री लगा लो, या साइड में क्या करो, कोई बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा दो। एक तो ग्रीनरी रहेगी और जो गैसेस निकलेगी वो से एब्जॉर्ब कर लेंगे, ज्यादा बेटर हो जाएगा। कितना बेटर हो जाएगा ना। और जो आप फैक्ट्रीज में ऐसे रूल्स बना दें कि जिसमें क्या हो कि अगर हम कोई वेस्ट निकाल रहे हैं, उस वेस्ट को पूरा रिफाइन करने के बाद ही हम जल में डालेंगे, जल है उसको शुद्ध रखेंगे। या कुछ ऐसा कानून बना दिया जाए कि भैया जैसे मान लो कि यहां से कोई नदी बह रही है, या मान लो यहां पे कोई तालाब है, यहां पे तालाब है, ये मान लो ये 3 फैक्ट्रियां इस नदी इस तालाब के पास में, इनकी साफ सफाई की जिम्मेदारी, इनको साफ रखने की जिम्मेदारी, इसके पानी को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी इन फैक्ट्रियों की होगी। सरकार जिम्मेदारी दे दे। मैं कहता हूं ना, जब आप चोर को ही क्या बना दोगे, चौकीदार बना दोगे, जब चोर को ही आप क्या बना दोगे, गार्ड बना दोगे, जब चोर को ही घर की चाबी दे दोगे ना तो वो चोरी नहीं करता। तो आपने स्कूलों में भी देखा होगा, बहुत सा जो शैतान बच्चा होता है ना उसे मैम मॉनिटर बना देती है, बेटा तू कल से मॉनिटर। क्यों बना देती है? क्योंकि अब वो सोचोगे और मैं मॉनिटर, अरे और मैं बातें करूंगा तो कैसा होगा। उसी को मैम ने उठा करके क्या करा, मॉनिटर बना दे, बोले तू सारे बच्चों को चुप करा। तो ये काम होना चाहिए ना, हम इन्हीं को जिम्मेदारी दे दे फैक्ट्रियों को कि भाई तुम पानी गंदा करोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी, साफ रखोगे, साफ रही। फिर क्या है, कंपटीशन हो कि भैया मध्य प्रदेश में इतनी सारी फैक्ट्रियों में से इसके पास वाली जो नदी, इसके पास वाला तालाब है वो सबसे ज्यादा शुद्ध रहा, उसको सरकार इनाम के तौर पे कुछ रकम दे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ दे। तो उससे एक कंपटीशन की भावना आएगी ना, यार देखो यार हमें भी अब अगली बार हमें भी ऐसा साफ रखना है। तो वो खुद पे खुद ही नहीं करेंगी। अगर आप उन पे कानून दाग दोगे ना, देखो वहां पे कचरा नहीं डालोगे, वो जानबूझ करके डालेंगे। पर उन पे ये जिम्मेदारी दे दो भाई साफ तुम्हें रखना है, साफ रखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी रखो।
और फिर उनको है ना प्रोत्साहित करो, कितना बढ़िया काम हो जाएगा। फिर ये कानून करते हैं कि भैया वर्षा जल संग्रहण के लिए फैक्ट्री अपने पास ही कुछ ना कुछ ऐसा बनाए। तो मतलब हमें क्या है ना, सुधार आएगा ऐसी बात नहीं है। मैं जब राजनीति विज्ञान में पढ़ाता हूं मैं यही बात कहता हूं, सामाजिक बदलाव होते होते समय लगेगा हर चीज में, पर हम क्या करें, उन्हीं पे जिम्मेदारी दे दे जो कि ये गलत कर रहे हैं। फैक्ट्री की जिम्मेदारी फैक्ट्री वाले ही गलतियां कर रहे हैं, उन्हीं को सुधार दे, बोले ले भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ही जिम्मेदारी, सुधारो से, यहाँ का जो पानी खराब हो उसे साफ करो। तो जिम्मेदारियां आएंगी, धीरे धीरे बदलाव आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आर्थिक विकास भी करें और पर्यावरण को भी सुधार करेंगे। पर यह बात ध्यान रखेगा, पर्यावरण प्रकृति हमारी माँ है, उससे हमें बहुत कुछ मिल रहा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसका ध्यान रखेंगे आर्थिक विकास का, तो हमें कुछ भी नहीं मिलना। हाँ, पर हम इसका विकास ध्यान रखेंगे ना, तो हो सकता है हमारा विकास भी होता ही जाए। इसी के साथ हमारा चैप्टर और इस सत्र की भूगोल के पूरे 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब टोटल कोर्स में हमारा एक चैप्टर अध्याय 5 इतिहास का एक और बचेगा, मुद्रण और संस्कृति वाला। इसमें कोई डाउट रहा हो, पूरे कोर्स में कहीं कोई किसी प्रकार का डाउट रहा हो, तो बेझिझक आप लोग कमेंट करिएगा। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर बताइएगा, और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों तक अब इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।